हमारा पहला था सेट योर गोल, लक्ष्य बनाना था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा था सो मिनिमम 5 प्लान डे, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा था रिटेल मिनिमम 5000 बीबी पर मंथ, ये भी कंप्लीट हो गया है। चौथा हमारा था लिसन ऑडियो वॉच वीडियो एंड रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट, ये भी कंप्लीट है। पांचवा था अटेंड मिनिमम 1 यूएस प्रोग्राम पर मंथ, ये भी कंप्लीट हो चुका है। छठा जो मेरा इस बिजनेस का जो 8 कोर्स का रूल है वो है काउंसिल विथ एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। इस पे आज बात करेंगे। और देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमने बहुत, जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए, सारे लोग तो बोलते हैं एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करो, मिलो, उनसे काउंसलिंग करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि अपलाइन होता कौन है। बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा ऑडियो वीडियो सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया और मैंने लिख डाला इस स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे लोग अपलाइन चुनने में ही गलती कर जाते हैं। अपलाइन आपका कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, किसको आप अपलाइन मानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन का 90% रोल होता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, सतीश पंडित जी बोले हुए हैं। तो अगर उस 90% रोल में कोई गलत आदमी को अगर आपने चुन लिया तो समझ लीजिए बेड़ा गर्क है, आपका कुछ नहीं हो पाएगा सर। तो अपलाइन चुनने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मैंने इसमें मेंशन किया है, आप इसको देखेंगे, समझेंगे और अप्लाई करिए। आपने जिस अपलाइन को चुना है, क्या ये सब गुण उसके अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत छोड़ दीजिए उसको, और अगला वाला जो गुण उसमें आपको इसमें बताया जाएगा उसके बारे में आप सोचिए। ये सब कुछ गुण है। अपलाइन कौन है, जो आपको जोड़ दिया है, या आपके ऊपर जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपलाइन है, या जो खुद को इस बिजनेस में समाहित कर लिया है। बहुत सारे लोगों का ध्यान जा रहा होगा सबसे नीचे वाले लाइन पे, जो खुद को इस बिजनेस में समाहित कर लिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है सर, इसमें से कोई भी अपलाइन नहीं है। ना आपको जोड़ने वाला है, ना आपके ऊपर जुड़े हुए लोग हैं, ना जो खुद को इस बिजनेस में डाल लिया है। वो तीनों में से कोई भी अपलाइन नहीं है। फिर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई तो अपलाइन कौन है। अपलाइन ये है सर, जिनके अंदर ये बिजनेस चला गया हो। सतीश सर बोलते थे कि आप इस बिजनेस में कब आए, ये मायने नहीं रखता है। आपके बिजनेस ये बिजनेस आपके अंदर कब गया। जिसके अंदर आरसीएम चला गया हो, जिसके अंदर आरसीएम समा गया हो, वो होता है असली अपलाइन। इसकी पहचान कैसे होगी, जिनकी पहली प्राथमिकता यह बिजनेस है। मुकेश कोठारी सर को एक बार हम सुन रहे थे, तो एक मीटिंग था, उनको कहीं जाना था, लगभग मतलब राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको जाना था शायद दूसरे स्टेट में, शायद बिहार या मुजफ्फरपुर या कहीं पटना आना था। तो उनकी बेटी का तबीयत खराब हो गया सर, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और एकदम इमरजेंसी था, डॉक्टर को बुलाना है, करना है। अब यहाँ मीटिंग भी करना था। तो उन्होंने क्या किया, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग करते भी नहीं है, क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं ना जो यकीन से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो आपके यकीन करने न करने से, या हमारे यकीन करने न करने से, वो जो किए हैं कोठारी सर, वो तो बदल नहीं जाएगा। आप यकीन नहीं करिएगा सर, वो अपनी बीमार बच्ची को अपने माँ के हाथों में सौंप दिए, बोले कि माँ अब इसकी जिंदगी आपके हाथों में है। क्योंकि मेरे हाथों में 100 लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगी है। अगर मैं आज नहीं गया मीटिंग करने, तो वो 100 लोग जो हैं, 1000 लोग जो हैं, अगर वो निगेटिव हो गए, अगर वो 1000 लोग किसी कारणवश मीटिंग नहीं हुआ, तो सोचिए उन 1000 लोगों की जिंदगी में एक इतना खूबसूरत बिजनेस जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सर आप यकीन नहीं करिएगा, मुकेश कोठारी गए अपनी बीमार बच्ची को छोड़ के। यहाँ तो पड़ोस में शादी होता है तो हम 5 दिन पहले डेरा डाल देते हैं वहां जाके। ये प्राथमिकता नहीं है सर। जिसकी जिंदगी में परिवार से भी ऊपर यह बिजनेस है ना, उसको अपलाइन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ एक ऐसा शब्द बोलने जा रहा हूँ जिससे 99% लोग असहमत होंगे, और होना चाहिए सर, आपको असहमत ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सहमत हो जाएंगे, अगर आप सहमत हो जाते तो आज आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होते,
इसलिए आप असहमत होंगे। मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बोला था कि आप मेरी किसी भी बात से असहमत हो सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा कुछ लेना चाहते हैं जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है, तो सर आप को ये चीजें करनी पड़ेंगी। सर मेरे को एक और कहानी याद आता है, आप लोग इसको जानते होंगे, ये कहानी नहीं हकीकत है। अब्दुल कलाम साहब जब मिसाइल बना रहे थे, भारत के पास कोई मिसाइल नहीं था, पहली बार वो मिसाइल बना रहे थे। ये किताब है सर, उसमें पढ़िएगा, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। जब वो लैब के अंदर गए तो उनकी माताजी बीमार हो गई, घर से फोन आया। सब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने काम से प्यार करना और अपने काम को प्राथमिकता देना कितना बड़ा चीज है। उनके घर से खराब है, अस्पताल में ले जाना है, आप आ जाइए। तो कलाम साहब ने बोला कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, तुम ले जाओ, वहां उनका इलाज हो जाएगा। वो लोग बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई भी मतलब बड़ा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो करने दो। अब ये लोग उनकी माँ को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर इलाज वालाज किया, लेकिन चूंकि उनकी माँ का उम्र भी हो गया था और बहुत ज्यादा मतलब बीमारी जो है पुराना हो गया था, तो 10-15 दिन इलाज करने के बाद उनकी माँ मतलब एकदम समझिए कि क्रिटिकल कंडीशन में चली गई, बहुत सीरियस हो गई। फिर कलाम साहब के फोन गया, उनकी माँ बोली कि मेरे बेटे को बुला दो, मैं आखिरी बार उसको देखना चाहती हूँ। कलाम साहब के पास फोन गया, कलाम साहब मिसाइल चूंकि बना रहे थे, देश के लिए मिसाइल बना रहे थे, तो लगभग मिसाइल आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका था। तो कलाम साहब ने सोचा, जब उनको फोन आया, उनको बोला गया कि नहीं आपकी माँ अब बचने वाली नहीं है, आखिरी स्टेज में आप आके मिल लीजिए। कलाम साहब ने काफी देर सोचा और फिर बोला कि भाई साहब एक बात बताइए, अगर मैं चला जाऊं वहां पे तो क्या मेरी माँ बच जाएगी? बोला कि नहीं बचेगी तो नहीं। उसने बोला कि जब उसको मरना ही है और मैं उसको जब बचा नहीं सकता हूं, तो कम से कम ये जो लाखों माएँ हैं भारत के अंदर, जिनकी रक्षा के लिए मैं मिसाइल बना रहा हूं, तो मैं इस लाखों करोड़ों माओ को मरने नहीं दे सकता हूं। एक माँ मरती है तो मर जाने दो, मैं लाखों करोड़ों माओ को मरने नहीं दूंगा। सर ये उस शख्स के जबान से निकला हुआ है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत कड़वा बात है, बहुत कड़वी कहानी है, कहानी नहीं है सर, रियलिटी हकीकत है। आप पढ़िएगा, उनकी जीवनी किताब मिल जाएगा आपको, हर बुक स्टॉल पे उनका जीवन का किताब मिलता है। सर अब्दुल कलाम साहब माँ का आखिरी दर्शन करने नहीं गए और अगले दिन उनकी माँ मर गई। आगे वाला लाइन सुनिएगा तो और आपके अंदर से मतलब हम क्या कहें, नफरत होगा कलाम साहब से कि क्या होगा भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता। फिर फोन आया, सर आपकी माँ मर गई, दफनाने जाना है। मिसाइल एकदम आखिरी स्टेज में था, बनने ही वाला था। क्योंकि ये उस मिसाइल कंपनी के हेड थे, तो इन्होंने काफी देर विचार किया और बोला कि ये काम करो, मैं नहीं आ सकता, मेरी माँ को ले जाके दफना दो। और सर आप यकीन नहीं करिएगा, वो नहीं गए, अपनी माँ को दफनाने नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता था मिसाइल बनाना, उनकी पहली प्राथमिकता था अपने काम से प्यार करना। देखिए सर, जो सार्वजनिक लोग होते हैं ना, वो अपने पर्सनल जीवन को भूल जाते हैं, अपने पर्सनल जीवन की परवाह नहीं करते हैं। और उस दिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे बेटे से तो मतलब बे औलाद होना अच्छा है, इसे नालायक बेटा पैदा करके क्या फायदा मिला इनको। लेकिन आज कौन माँ नहीं चाहेगी कि मुझे अब्दुल कलाम जैसा बेटा पैदा करे? हर माँ चाहेगी सर। क्यों? क्योंकि कलाम साहब ने अपने काम से प्यार किया था, कलाम साहब ने अपनी प्राथमिकता सेट की थी, अपने काम को प्राथमिक बनाया था। क्योंकि सर ये जो अब थोड़ा सा, चूंकि हम आध्यात्मिक से जुड़े हुए ज्यादा हम उसके तरफ मूव रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, आप कुछ करे अपने परिवार के लिए ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन आपके परिवार में जिसको जिस दिन जाना होगा, आप उसको पूरा का पूरा पकड़ के छाप के बैठे रहिए, क्या वो नहीं जाएगा? जाएगा सर, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात है, एक और यहाँ पे हो सकता है 99% लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सच तो सच है, सिस्टम तो सिस्टम है, बताना पड़ता है। आपका परिवार सर आपसे चलता है, परिवार से आप नहीं चलते हैं। अब इसका मतलब आप कैसे समझ रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, कहने का मेरा सेंस है आप अपने परिवार को खुद चलाते हैं, आपकी वजह से आपका परिवार चलता है, पैसा आप कमाते हैं, परिवार उस पैसे के हिसाब से अपना जीवन यापन करता है।
तो सर पैसा जहां से आता है सर, प्राथमिकता में तो वो होना चाहिए ना, कि जहां पैसा खर्च होता है वो प्राथमिकता में होना चाहिए। सोचिएगा सर, कभी मैं आपको दबाव नहीं दूंगा, लेकिन आप सोचिएगा कि आप पैसा अपने काम से लाते हैं और खर्च परिवार में करते हैं, तो प्राथमिकता जहां से आता है वो होना चाहिए कि जहां खर्चा होता है वो होना चाहिए, लॉस वाला प्राथमिकता होना चाहिए कि जहां से प्रॉफिट होता है वो प्राथमिकता में होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा तो काम है नॉलेज देना, जानकारी देना, बाकी जानना मानना समझना तो आपके हाथ में है। लेकिन मैंने आपको 2 उदाहरण दिया, मुकेश कोठारी सर का जो हमारे बिजनेस के अपलाइन है, और दूसरा मैंने एक ऐसे शख्स का उदाहरण दिया जिसको दुनिया, पूरी दुनिया सलाम करती है, सैल्यूट करती है, पूजा करती है, उनकी सजदा करती है, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। और चूंकि ये इसलिए करती है कि उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता दिया था। आपको पता नहीं है शायद, कलाम साहब ने काम को प्राथमिकता देने की वजह से शादी तक नहीं किया था सर। तो ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने काम से प्यार किया, तो वो अमर हो गए सर। और ये आरसीएम बिजनेस कोई नमक तेल बेचने का धंधा नहीं है सर, ये बहुत बड़ी चीज है। भले आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप रॉयल्टी पे आएंगे, जब आप टेक्निकल पे आएंगे, जब आप स्टार रूबी बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सही में ये नमक तेल बेचने का धंधा नहीं था, ये बहुत बड़ी कोई चीज थी जो हमको पूरी दुनिया में फेमस कर सकता था, जैसे आज अब्दुल कलाम साहब फेमस हैं। तो इसलिए सर कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा तो दाव पे लगाना पड़ता है। नो डाउट परिवार आपका है, मेरा भी है, लेकिन वो सेकंड पे होना चाहिए, फर्स्ट पे परिवार नहीं होना चाहिए। उसकी जरूरतों का ध्यान रखें आप, उसकी जरूरत, अपनी जरूरत पूरी करने से पहले उनकी जरूरत पूरी करें। लेकिन देखिए, मेरे कहने का मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन बस वो आपके हाथ में, आप किस तरीके से समझते हैं। मैं ये आपको सिर्फ बोलना चाहता हूं कि आप जो भी पैसा कमाए, टोटल पैसा परिवार में लगा दे, कोई, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिजिकली रूप से, जैसे कलाम साहब का टोटल अर्निंग उनके माँ बाप को मिलता था, लेकिन वो फिजिकल रूप से अपने परिवार से ज्यादा उनको प्यार था अपने काम से। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा आप, मेरी बात कहने का जो तरीका है वो समझेंगे आप अपने परिवार को, मैं भूलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्राथमिकता परिवार आपका है, सब कुछ वही है, आप कमा भी तो उसी के लिए रहे हैं, लेकिन सर काम अगर आप नहीं करेंगे, आप परिवार में उलझे रह जाएंगे। और एक बात और है सर, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस दुनिया में ना किसी के आने से किसी को कोई फर्क पड़ता है, न किसी के जाने से कोई फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ हमको पड़ता है, हमको लगता है कि बाप रे बाप, घर छोड़ के हम चले जाएंगे तो पता नहीं मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जिसके पति नहीं है क्या वो नहीं जीती है? बहुत सारी औरतें हैं जो बिना पति की जी रही हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो बिना बच्चे के जी रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ नहीं होता है सर, ये जिंदगी जो है ना, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा सर। आपने अगर इस काम को प्राथमिकता नहीं दिया, ऊपर वाला भी आप जब वहां जाइएगा ना तो कहेगा ये नालायक था, कहां से मैंने इसको आरसीएम बिजनेस दे दिया। ये सिर्फ अपने परिवार में उलझा रह गया, अपने माँ बाप, अपने बीबी बच्चों में उलझा रह गया, तो क्यों तुम आरसीएम ज्वाइन किया? ये बिजनेस समाज के लिए मैंने बनाया था, ये बिजनेस में पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए बनाया था, और तुमने इस बिजनेस को नमक तेल बेचने का और 10-20 हजार कमाने के लिए करना शुरू कर दिया। उस उद्देश्य के साथ इस बिजनेस को करो, उस बड़े पैमाने पे करो जिसके लिए बिजनेस डिजाइन किया गया। ऊपर वाला भी आपको जाएगा, ऊपर जब जाइएगा ना वो भी आपको लताड़ेगा सर। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं ना सर कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ था आरसीएम बिजनेस के साथ, ये सर इंसान की मर्जी से नहीं चल रहा है। अब इस बात को माने या ना माने, कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है, उसके बिना ये बिजनेस चल ही नहीं सकता है। नहीं तो इतना बड़ा सिस्टम बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी मैनेजमेंट के, आप किसी बड़े सेमिनार में जाइए तो कोई वहां बिना, जैसे आप किसी नेता के मीटिंग में जाएगा तो इतना सारे पुलिस वाले, इतने सारे गार्ड्स वगैरह होते हैं। अब जाइए आरसीएम के सेमिनार में, इतना डिसिप्लिन होते हैं वहां के लोग। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं वो करवा रहा है। इस चीज को समझिए, प्राथमिकता दीजिए इस बिजनेस को। आप अपने बिजनेस से जो पैसा कमाते हैं सब लगा दीजिए परिवार में। आप 10,000 कमाते हैं 10,000 दे दीजिए, मैं वो नहीं बोल रहा सर। काम पे प्राथमिक होना, फोकस होना चाहिए। घर का कोई काम, मेरा आखिरी जो मेरा जो मेन उद्देश्य था ये बात बताने का, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि घर का काम बाद में होगा, चलेगा,
आरसीएम का काम पहले होना चाहिए। एक लाइन में समझ लीजिए, प्राथमिकता का मतलब क्या होता है कि घर का काम बाद में, पहले आरसीएम बिजनेस का काम होना चाहिए। घर का काम बिगड़ता है, जड़ता है, उजड़ता है, उजड़ जाने दीजिए। कितना दिन? मात्र 1 से 2 साल। उसके बाद दिन रात रहिए ना घर में, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ। 1 साल अगर आपने इस तरह से कर लिया, अपने इस बिजनेस को प्राथमिकता में ले आया, घर में कुछ काम बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दीजिए, लेकिन आपका ये काम नहीं बिगड़ना चाहिए। क्योंकि सर ये बिजनेस उस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको एक बार में पूरी एनर्जी लगा के, जैसे हवाई जहाज को एक बार में रनवे पे दौड़ा के जब हम उसको उड़ाते हैं, उसके बाद का जो उसका उड़ान होता है ना, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं होता, वो रडार के पकड़ में आ जाता है। लेकिन हवाई जहाज को आप आधा दौड़ा के रनवे पे फिर रोक दीजिए, वो उड़ेगा क्या? आप इस बिजनेस को उसी तरह कर रहे हैं ना। हम लोग जब मन करता है कर देते हैं, फिर घर में उलझ जाते हैं। कभी घर में गैस खत्म हो गया है, तो कभी सब्जी लाना है, तो कभी किसी को एडमिशन कराने जाना है, तो कभी किसी का पड़ोसी में वही हो रहा है। बहुत सारी काम है। 1 साल ये सब बंद करके देखिए ना, 1 साल सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के साथ लग जाइए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा सर आपकी जिंदगी में। हाँ, लास्ट क्राइटेरिया है सर, ये सब चीज अपलाइन में है। अपलाइन आपका पूरी तरह से इस बिजनेस में रम गया है, एकदम जैसे होता है ना पागल दीवाना आवारा हो जाना, वो हो गया है। दूसरा गुण क्या है कि ये बिजनेस अपलाइन की प्राथमिकता में हो, वो अपने परिवार से ज्यादा इस बिजनेस को समझता हो, अपने परिवार से ऊपर इस बिजनेस को रखता हो। और जो आखिरी जो क्राइटेरिया है, जो कम से कम टेक्निकल अचीवर हो। अपलाइन आपका वाइटल और रॉयल्टी नहीं होता है सर, अपलाइन होता है कम से कम टेक्निकल। क्योंकि आपके पास एक ऐसा अपलाइन होना चाहिए जो कंपनी से कनेक्टेड हो। जो अपलाइन कंपनी से कनेक्टेड नहीं है तो वो अपलाइन आपके किसी काम का नहीं है। तो टेक्निकल अचीवर ही कंपनी से कनेक्ट होता है, तो ये उससे कम का अपलाइन आपको बनाना ही नहीं है। ये काफी रिसर्च के बाद मैंने लिखा है, बाकी मर्जी आपकी है, मानिए ना मानिए, आपके हाथ में है। देखिए, ये 3 गुण होने चाहिए अपलाइन में, जिनके अंदर ये बिजनेस आ गया हो, जिनकी पहली प्राथमिकता यह बिजनेस हो, दोस्त रिश्तेदार परिवार सबसे आगे इस बिजनेस को रखता हो, और जो कम से कम टेक्निकल अचीवर हो, वो आपका रियल अपलाइन है। अगर आप बनना चाहते हैं अपलाइन, तो ये सब गुण अपने अंदर डाल लीजिए। और अपलाइन क्यों चाहिए, सबसे बड़ा सवाल, अपलाइन कौन होता है आपने देखा, अब अपलाइन क्यों चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगता है क्या होगा अपलाइन, हम अकेले, तो बहुत सारे हमारे टीम में लोग है, जाइए ना सर हम कॉर्नर लेंगे, है हमारे पास कुवत। ठीक है भाई, कर लेना, अच्छी बात है। अपलाइन क्या करता है? अनुभव की कमी को दूर करता है। क्योंकि देखिए सर, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं कि यहाँ पे ये बिजनेस का कहीं कुछ चर्चा नहीं था, कहीं कोई अनुभव नहीं था। हाँ, कभी कभी आवाज कट रहा है सुमन जी। आवाज बंद है अभी। हेलो, हाँ ठीक है, आ रहा है। तो अपलाइन क्या करता है? अनुभव की कमी को दूर करता है। अगला जो हमारा अपलाइन क्यों चाहिए, देखिए सर, काम करना और काम का माहौल बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप काम तो करते हैं, लेकिन पूरी टीम को अगर आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको अपलाइन की जरूरत है। क्योंकि सतीश जी ने एक जगह बोला है कि बहुत सारे इंसानों को एक जगह इकट्ठा करना और तराजू में मेढक को तौलना दोनों एक समान है। क्योंकि हर इंसान के पास अपना अपना सेंस, अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से बात करता है, सोचता है। आपकी कोई बात उसको अच्छी नहीं लगेगी, किसी और को किसी और की बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए पूरी टीम में हमेशा तकरार वगैरह होता रहता है। तो अपलाइन क्या करता है? उस चीज को ठीक करता है। अपलाइन आपको इसलिए चाहिए कि आपके पूरी टीम में निगेटिविटी कभी नहीं आए, इसके लिए अपलाइन बहुत जरूरी है। अगला जो जरूरत है अपलाइन का, वो इसलिए है, देखिए सर, इस धरती पे माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो, चूंकि माँ बाप कभी गलत नहीं सोचते हैं बच्चे के बारे में, माँ बाप को अगर छोड़ दिया जाए तो इस धरती पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आपका शुभ चिंतक होगा। मेरा अपना अनुभव है, कटु अनुभव है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस बिजनेस का अपलाइन ऐसा होता है ना सर,
वो अपनी चिंता पहले बाद में करता है, आपकी चिंता पहले करता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। अगर आपने वैसा जो मैंने पीछे स्लाइड में 3 गुण जो आपको बताया, जिसके अंदर ये बिजनेस चला गया हो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पहली प्राथमिकता इस बिजनेस को देता हो, और जो कम से कम टेक्निकल अचीवर हो, वो अगर अपलाइन आपने चुन लिया है सर, तो ये जो देख रहे हैं ना शुभचिंतक का, सर वाकई में वो होगा। और आपके माँ बाप से, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार से ज्यादा वो आपकी चिंता करता है सर अपलाइन। इसलिए अपलाइन बहुत जरूरी है। आपकी कामयाबी की चिंता आपसे अपलाइन को होती है, इसलिए अपलाइन बहुत जरूरी है। ये आपका शुभचिंतक होता है। इस दुनिया में कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपके दोस्त भी बस दिखावा करते हैं सर कि मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, लेकिन जैसे आप तरक्की करेंगे ना, उनको भी थोड़ा सा अंदर से तकलीफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अपलाइन को सर गर्व होता है, अपलाइन को मजा आता है, अपलाइन को खुशी होती है जब आप तरक्की करते हैं। तो इसलिए अपलाइन की जरूरत है, क्योंकि सर ये संगत का बिजनेस है। और एक कहावत है कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, ये बुजुर्ग लोगों ने कह के गया है। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, आपको भी पता है। वो टेक्निकल अचीवर जो आपके अपलाइन होंगे ना सर, जब उनके आप संगत में आएंगे ना, तो उन्हीं के जैसे आप बनते चले जाएंगे। और इस बिजनेस में बार बार यही तो कहा जाता है, लर्न टीच डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट का बिजनेस है, तो आप डुप्लीकेट किसका करेंगे? उसी अपलाइन का करेंगे। इसलिए अपलाइन यहाँ चाहिए सर। उस अपलाइन को डुप्लीकेट करना है, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनाना है अपनी टीम को। तो संगत चाहिए ना ऐसे लोगों की, तो उस संगत के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास वैसे अपलाइन हो जाए। काउंसलिंग का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कब करें। देखिए, काउंसलिंग हर महीने की 1 से 2 तारीख तक हो जानी चाहिए एनी हाउ। क्योंकि जब आप ये बिजनेस को प्राथमिकता में रखेंगे, तो आपके परिवार में क्या हो रहा है 1-2 तारीख को, आपके रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, आपके दोस्त के यहाँ क्या, उससे आपको मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ कोई बहाना ही नहीं आ सकता ना। हर 1 से 2 तारीख तक आप इसको काउंसलिंग कर लीजिए। इसमें काउंसलिंग का चैप्टर थोड़ा सा समझेंगे। पहले अपना लक्ष्य बनाएंगे हम। पहले क्या करेंगे, अपलाइन के साथ अकेले बैठे खुद का लक्ष्य निर्धारित करें कि हमको इस महीने कितना बिजनेस करना है, पहले अपना बनाए सब। और उस हिसाब से फिर अपलाइन के साथ अपनी टीम का काउंसलिंग करवाएं, ताकि आपका लक्ष्य कैसे पूरा हो जाए। पहले तो जब आप टीम से बात करेंगे, अगर आपसे बड़ा कोई लक्ष्य आपकी टीम का बंदा ले रखा है, तब तो आपको भी अपना लक्ष्य बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे छोटा लक्ष्य आपकी टीम का है, तब आप अपने लक्ष्य के हिसाब से वहां पे अपनी टीम को टारगेट दें, उसके साथ काम का कैसे कैसे इस महीना किसे कितना बिजनेस लेना है। ये काउंसलिंग का मैटर है। जब आप लाइन आपके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे ये करना है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, ये 3 लाइन सर लिखा हुआ है, समझाना, बताना, पूछना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कोई ऐसा काम कर देंगे बिना अपलाइन को बताए हुए, और उनको बताएंगे कि सर मैंने तो ये कर दिया। अब चूंकि यहाँ अपलाइन है भाई, वो तो अच्छा अच्छा बोलना है, उसको पता है, बोलता है कि नहीं बुरा नहीं बोलना है, अच्छा बात करना है। तो आप कुछ गलती भी कर दीजिएगा तो अपलाइन क्या कहेगा, चलो अच्छा किया। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, अपलाइन कोई कोई होता है जो काफी मामला बिगड़ने के बाद अपलाइन बोलता है कि यार यार ये क्यों कर दिया तुमने, गलत हो गया। तो हम उसको समझाना शुरू करते हैं, कन्विंस करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं सेम बिजनेस के अंदर जो गलती करने के बाद भी मानते नहीं हैं, अपलाइन को कन्विंस करते हैं कि सर देखिए ना, इसे करना पड़ा इसलिए हम ऐसा किए, तो सर वो बहुत बेवकूफ था ना इसलिए ऐसा कर दिए। एक चीज सर मैं आपको बताऊं, मैं ये सबके लिए, मेरे लिए भी लागू होता है। हमको लगता है ना कि हम अपलाइन को समझा देंगे, अपलाइन को बता देंगे और वो मान जाएंगे। सर ऐसा नहीं है सर। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं ना, कभी उस रास्ते पे हम लोगों भी नहीं, हमने भी चला, हमारे अपलाइन ने भी चला है। और जितना ज्यादा आपको आता है उससे कहीं ज्यादा अपलाइन को भी पता है। लेकिन अपलाइन चूंकि अब तो अच्छा बोलना है तो बुरा बोलेगा नहीं, इसलिए ये गलती सर ना करे। काउंसलिंग का मतलब ना समझाना होता है ना बताना होता है, सिर्फ और सिर्फ पूछना होता है। आपको पूछना है, बताना नहीं है। और पूछना कब है, बहुत सारे लोग पूछते नहीं है, बताते हैं कब, जब कोई काम बिगाड़ लेंगे। कोई भी नया कदम उठाने से पहले अगर आपके पास वाकई में कोई अपलाइन है, किसी को अगर आपने अपलाइन माना है, तो एक कॉल उसको जरूर जाना चाहिए।
कि सर मैं ये करने वाला हूं या मैं करने जा रहा हूं, मैं करूं कि ना करूं। या अगर इतना नहीं है तो आप सीधा ड्रॉ कर दीजिए पूरा मैटर कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, क्या करना चाहिए। ये होता है काउंसलिंग का मतलब, पूछना होता है, बताना और समझाना नहीं होता है। लेकिन हम 90% लोग क्या करते हैं, बता देते हैं अपलाइन को, सर ये कर देना है, सर ये कर देना है, आपको मैंने आपका मीटिंग रख दिया है, आप आ जाइएगा। ऑर्डर दिया जाता है अपलाइन को। ये मतलब नहीं होता है काउंसलिंग का, पूछना होता है, राय लेना पड़ता है अपलाइन से। उसको बताने समझाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो ये सरासर गलत है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने काफी ध्यान से देखा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय आरसी।